स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, जिसके अंदर अभी तक हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से सीखा है, समझा है। अब उसी को आगे बढ़ाना है और अब जो कंप्यूटर आएंगे उन्हें पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जनरेशन पढ़ें। जी हाँ, जनरेशन यानी कि कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में पढ़ें। वो सारे कंप्यूटर अपने आप क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो आज का हमारा जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और जो कंप्यूटर का जनरेशन है इसकी बात करें तो इसमें तीन तरीके से इसे समझा जा सकता है। एक यानी पहला तरीका जो होगा वो होगा प्रोसेस मतलब कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर के कितने भाग हैं ये आपने सीखना है। और ये हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अलग पर्टिकुलर वीडियो बनाकर इस पर सीखा हुआ है। मिस ना करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जितने भी लिंक दिए हुए उनके साथ जो पोस्टर है उस पर बाकायदा लिखा हुआ है साफ साफ कि वो वीडियो किससे रिलेट करती है, तो आपको पजल नहीं होना है। दूसरा सेक्शन जो आता है उनके आकार के आधार पर ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आकार के आधार पर सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये भी सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब तीसरा सेक्शन जो बनता है वो होता है हार्डवेयर के आधार पर। हाँ जी, हार्डवेयर के आधार पर। और हार्डवेयर के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं उन्हें अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको पढ़ना होगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी हार्डवेयर के कंप्यूटर को पढ़ना। अरे बाबा, कोई हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर के भाग बना रहा है, आपको समझा रहा है, तो वो क्या पढ़ा रहा है भाई? तो वो पढ़ा रहा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आप कौन से तो हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण करते हैं या फिर उन्हें सीखते हैं। तो पहले इतनी सी बात आपको ओके होनी चाहिए और इन सब की आपने पर्टिकुलर वीडियो देखनी है, समझनी है, सीखनी है, आगे बढ़ना है, जीतना है। ओके है। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो हार्डवेयर के अकॉर्डिंग टोटल 5 जनरेशन बनाए गए हैं। कितने जनरेशन? 5 जनरेशन बनाए गए हैं। और 5 जनरेशन में पहले जनरेशन को आज हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो शुरू करते हैं पहला जनरेशन। शाबाश, इसे नोट करें, स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ें। चलिए, तो फर्स्ट जनरेशन यानी कि प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें तो पहली जनरेशन जो है ये कहीं ना कहीं देन मानी जाती है। किसकी? तो यहाँ पर चार्ल्स बेबेज की। देखो, जब कोई क्रांति आएगी, क्रांति मतलब कोई बड़ा बदलाव आएगा तो वो उस पीढ़ी को बदल देगा, यानी उसके विकास को और आगे बढ़ा देगा, यानी वो विकसित की ओर और बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जब चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया तो धीरे धीरे और भी उसके तरीके से सीखकर बेहतर तरीके से कंप्यूटर का विकास होता गया और उसी हिसाब से प्रथम पीढ़ी की शुरुआत हुई। बात करें समय की तो प्रथम पीढ़ी का अगर कोई आपसे समय पूछे तो कई किताबों में, हाँ जी, कई राइटरों की बुक में 1940, कई में 1942, कई तो 1946 से मांगते हैं। तो आप मान के चलेंगे 1942 से, हाँ जी 1942 से मान के चलेंगे 1956 तक। कब तक? तो 1956 तक। सेकंड नंबर पर जो आता है वो यहाँ पर प्रयोग के बारे में पूछेगा कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। और निर्वात ट्यूब से अगर हम आगे बढ़ें तो निर्वात ट्यूब का अगर प्रयोग किया जाता था, उसे चलाने के लिए निर्वात ट्यूब का, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। तो उसकी जो टाइप है यानी कि वो वर्क करता था, स्टोरेज यानी कि उसका जो स्टोरेज होगा वो किसी ना किसी चीज़ से इसको रिलेट करेगा। तो इसका जो स्टोरेज या फिर जो क्षमता होती थी वो कौन सी होती थी भाई? यानी मेमोरी जो होती थी, ऐसे समझे कि मेमोरी जो होती थी वो कौन सी होती थी? तो पंच कार्ड। तो तीन बातें, समय 1942 से 1956, प्रयोग निर्वात ट्यूब का, और मेमोरी, जी हाँ, मेमोरी के रूप में किसका प्रयोग करते थे? पंच कार्ड पर। और भाषा, कंप्यूटर में जो लैंग्वेज होती
होती थी, भाषा होती थी, वो उस ज़माने में प्रथम पीढ़ी में मशीनी, हाँ जी, मशीनी लैंग्वेज यानी कि मशीन की लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। और हमने बहुत अच्छे तरीके से मशीन की लैंग्वेज को सीखा हुआ है। अरे बाबा, हमारी मशीन यानी कि कंप्यूटर एक ही भाषा समझती है, वो 0-1 की समझती है, यानी बाइनरी समझती है। अब ये 0-1 धीरे धीरे मशीनी भाषा विकसित होगी, कंप्यूटर भी विकसित होगा, मेमोरी कार्ड विकसित होगी, कंप्यूटर भी विकसित होगा। ओह, प्रयोग जो किया जा रहा है निर्वात ट्यूब का, इसमें धीरे धीरे चेंज आएगा और कंप्यूटर क्या होगा, तो विकसित होगा। बात समझ में आई यहाँ तक? अब बात करें कि चलो भाई, हमने समय पढ़ लिया, प्रयोग पढ़ लिए, मेमोरी पढ़ ली, भाषा पढ़ ली, तो यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल, कंप्यूटर जो हैं इसके कुछ एग्जाम्पल सीखेंगे और सीखेंगे इसके गुण और दोष के बारे में। तो कुछ कंप्यूटर के एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे कि सबसे पहले तो ABC डिवाइस था, याद है? कई जने उसे कंप्यूटर मानते हैं, तो आप यहीं पे लिख लीजिए। फिर इसके बाद आपने हार्वर्ड मार्क 1 याद आ गया, हार्वर्ड मार्क 1, हाँ जी, मार्क 1 लिखेंगे। और इसमें लिख सकते हैं आप, तो आप इसमें एनियाक लिख सकते हैं। शाबाश, एनियाक पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था भाई, बहुत अच्छे से पढ़ा था जी, बहुत अच्छे से पढ़ा था। यूनिवैक लिखेंगे, एनियाक के बाद यूनिवैक होगा, और यूनिवैक के बाद एक और लिखेंगे एडवैक। यानी कि ABC हो गया, मार्क 1 हो गया, एनियाक हो गया, यूनिवैक हो गया, एडवैक हो गया। इन सब के बारे में हमें अच्छे से समझना है, सीखना है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल प्रथम पीढ़ी के हो गए। आपसे कई बार ऑप्शन देकर पूछ लेगा कि इसमें कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, कौन सा नहीं है, तो नॉलेज में रखें और क्वेश्चन को अटेंड करते रहें। अब बात करें तो इसकी गुण की, तो गुण क्या थे इसके? तो भैया इसके गुण ये थे कि ये विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, हाँ जी, विद्युत और मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक, हाँ जी, तो विद्युत और यांत्रिक मशीनें थी, विद्युत और यांत्रिक मशीन थी। ये इसके गुण हो गए। अब इसके अवगुण, डीमेरिट, हाँ जी, दोष की बात करें तो आकार में बहुत बड़े जी, हाँ जी, आकार में बहुत बड़े। अरे बाबा, छोटे से कमरे में फिट नहीं होते ये, इनके लिए अलग से स्पेस बनवाओ। तो आकार में क्या होते थे, बड़े होते थे। ओहो, आकार में बड़े होंगे। निर्वात ट्यूब होगा भैया, साइज निर्वात ट्यूब का अगर देखेंगे तो आप खुद सोचेंगे कि कंप्यूटर कितने बड़े होंगे, और सबकी फोटो आपको शो कराई जाएगी, बिल्कुल ना घबराए। तो आकार में बड़े होंगे तो बिजली की खपत भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिसिटी अधिक कंज्यूम करते थे, बिजली की खपत अधिक होती थी। बिजली की खपत क्या होती थी, अधिक होती थी। ठीक है, अगर बिजली की खपत अधिक होती थी तो भैया इस समय के जो कंप्यूटर थे इनकी लैंग्वेज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि ये आपको आउटपुट हर बार सही दे, यानी कि त्रुटि भी थी, यानी त्रुटि की गुंजाइश, यानी त्रुटि की आशंका रहती थी कि भैया कहीं गलत तो नहीं बता रहे। डन है, आज तो आप भरोसा कर लेते हो, कंप्यूटर बोल रहे तो सही बोल रहे हो, उस जमाने में नहीं होता था इतना भरोसा। ठीक है, तो त्रुटि की भी क्या रहती थी, आशंका रहती थी। तो प्रथम पीढ़ी, समय 1942 से 1956, प्रयोग निर्वात ट्यूब का, मेमोरी पंच कार्ड, भाषा मशीनी, शाबाश, ABC, मार्क 1, एनियाक, यूनिवैक, एडवैक, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। और गुण विद्युत और यांत्रिक दोनों तो होती थी। दोष आकार में बड़े, बिजली की खपत ज़्यादा, त्रुटि की आशंका। ओके है, शाबाश, नोट करें, इसे नोट करें। और इसमें आपने मार्क 1 पढ़ा हुआ है, एनियाक पढ़ा है, यूनिवैक पढ़ा है, एडवैक पढ़ा है। एक बार थोड़ा सा छुटपुट बेसिक नॉलेज ले लेते हैं इन सब की फिर से, और रिकॉल भी हो जाएगा हमारा, और हम इसमें पक्के भी हो जाएंगे भाई, बेहतर हो जाएंगे। नोट करें, शाबाश, नोट किया जाए इसे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और लिखिएगा, कुछ जने कहते हैं कि इसकी गति क्या थी, गति, और गति मापी किस में जाती थी? तो उस जमाने में जो इसकी गति थी वो होती थी मिली सेकंड की। तो ये भी आप नोट करके लिख सकते हैं, गति कैसी थी, तो मिली सेकंड की। कैसी? तो मिली सेकंड के हिसाब से ये आपको रिजल्ट शो करता था। तो ये भी लिखें भाई, ये भी लिखें। चलिए, तो इसके बाद आगे पढ़ें। आगे क्या कहा जा रहा है? तो आगे आपने मेमोरी में, जी हाँ, मेमोरी में एक शब्द पढ़ा, पंच कार्ड। मेमोरी में एक शब्द पढ़ा क्या जी? तो पंच कार्ड।
अब ये जो पंचकार्ड शब्द पढ़ा है, पंचकार्ड शब्द पढ़ा है, तो इसकी खोज का श्रेय, पंचकार्ड शब्द की खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है हरमन जाव को। किसको जाता है जी? तो पंचकार्ड की खोज का श्रेय जो जाता है वो जाता है हरमन होलेरिथ को, हरमन होलेरिथ। तो ये आप ध्यान रखेंगे, हरमन होलेरिथ को पंचकार्ड की खोज का क्या जाता है भाई? तो श्रेय जाता है, जिन्होंने कहीं ना कहीं पंचकार्ड को बेहतर तरीके से लोगों के सामने रखा। अब हरमन जो होलेरिथ थे, इनके नाम पर एक क्वेश्चन आता है बड़ा ही फेमस, जो आपको पता होना चाहिए, वो कि टेबुलेटिंग मशीन, हाँ जी, टेबुलेटिंग मशीन की खोज किसने की थी? तो टेबुलेटिंग मशीन की खोज 1890 में, कब जी? 1890 में टेबुलेटिंग मशीन की खोज जो की गई थी वो हरमन होलेरिथ के द्वारा ही की गई थी, जो जी हाँ, जो आपके अमेरिका के जनगणना में प्रयोग किया गया था। तो अमेरिका के जनगणना में किसका प्रयोग किया गया? तो अमेरिका के जनगणना में टेबुलेटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था। कब? शाबाश। तो 1890 में ये बनाया गया था, किसके द्वारा? तो हरमन होलेरिथ के द्वारा। और आगे बात करें इसी प्रकार आपने मार्क 1 पढ़ा है, हाँ जी, मार्क वन। ऐसे ही आपने एनियाक, यूनिवेक, एबीसी सबकी थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते जानी है और आगे बढ़ते जाना है। मार्क 1 की बात करें तो मार्क 1 जो है, हाँ जी, मार्क 1 जो है ये 1943 में खोजा गया था। हमारे टोनी स्टार्क, आपने पिक्चर देखी होगी, आयरन मैन नहीं देखी तो लिख लीजिए हार्वर्ड। किसके द्वारा? तो हार्वर्ड के द्वारा, हार्वर्ड, हाँ जी, किसके द्वारा ढूंढा गया था? तो हार्वर्ड के द्वारा ढूंढा गया था। मार्क 1 बनाया गया था, मार्क 1 1943 में, जो कि जाना जाता है फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर। याद है ना सबको? फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है? शाबाश। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर हमारा मार्क 1 था। कौन सा था? मार्क 1। अच्छा, इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसको IBM ASCC। फुल फॉर्म लिखिएगा, IBM तो यही है। IBM के साथ जो ASCC का फुल फॉर्म है ये हो गया आपका ऑटोमेटिक, पहले भी लिखवाया है, एक बार फिर से समझे, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। शाबाश, बोले कमेंट सेक्शन में लिखे भी, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। 1943 में मार्क 1 हार्वर्ड के द्वारा बनाया गया था और टेबुलेटिंग मशीन हरमन होलेरिथ। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा, शाबाश। नोट करें, आगे जानकारी लीजिए, नोट करें इसे। चलिए आगे देखा जाए, शाबाश। अब जो सेक्शन आता है वो आपका, आपने मार्क 1 पढ़ लिया, आपने उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर ली। अब जो सेक्शन आएगा वो आएगा ABC, हाँ जी, ABC भी आपने पहले पढ़ा हुआ है, एनियाक भी पढ़ा हुआ है, यूनिवैक भी पढ़ा हुआ है। फटाफट रिकॉल करें। ABC की खोज 1939 से 1942, जी हाँ, 1939 से 1942 के बीच किसने की? तो नाम में ही आंसर छुपा है भाई, तो एटनसॉफ। शाबाश, याद करें, सॉफ्ट बेरी, हाँ जी, एटनसॉफ बेरी। ये दो व्यक्ति हैं अलग अलग, एटनसॉफ और बेरी दो अलग अलग हैं। एटनसॉफ और उनके शिष्य बेरी के द्वारा, हाँ जी, बेरी के द्वारा 1939 से 1942 में ABC की खोज हुई और ये दुनिया का फर्स्ट, हाँ जी, द फर्स्ट, या फिर सीधे सीधे लिखे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस, हाँ जी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस बना। कई जगह पर कंप्यूटर भी आपको मिलेगा, लेकिन आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग बढ़िया से बेहतर से समझ कर चलें और सीखते जाएं, कभी भी डाउट नहीं होगा। अगर ऑप्शन में कोई दूसरा कंप्यूटर नहीं है ABC के अलावा तो ABC टिक कर दीजिए, और अगर एनियाक है तो एनियाक को टिक करें, क्योंकि पूर्ण रूप से निर्मित पहला कंप्यूटर जो था वो
एनियाक ही था। कौन सा था भाई? एनियाक ही था। तो एटन्स ऑफ बेरी द्वारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकल डिजिटल डिवाइस बनाया गया था जो कि ABC था। फिर इसके बाद आपका आया 1946 में, 1946 में, हाँ जी 1946 में एनियाक आया। इससे पहले एक और आया था, आपने पढ़ा था कोलोसिस। और अभी मैं इस पे क्वेश्चन पूछूंगा, अभी पूछेंगे भाई। हाँ जी 1946 में एनियाक आया। एनियाक जब आया तो एनियाक बना फर्स्ट, हाँ जी पहला फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। कौन से यूज़ के लिए? फॉर जनरल, हाँ जी जनरल यानी कि सामान्य पर्पस के लिए। कौन सी पर्पस के लिए? लास्ट में पर्पस है, समझे। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर फॉर जनरल पर्पस। आप इलेक्ट्रॉनिक लिख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बिना कैसे चलेगा भाई। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर फॉर जनरल पर्पस कौन सा था? तो 1946 में बना एनियाक। तो कोलोसिस क्या था? तो कोलोसिस था वर्ल्ड वॉर के समय में इस्तेमाल किया गया था। इसको वर्ल्ड वॉर के समय में इस्तेमाल किया गया था, यानी कि एक विशिष्ट, एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसे तैयार किया गया था। तो स्पेसिफिक पर्पस या विशिष्ट उद्देश्य के लिए, हाँ जी जिसका उद्देश्य किसी एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए किया जाए, उसके लिए कोलोसिस का निर्माण किया गया था। तो कोलोसिस पहला कंप्यूटर हुआ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और जनरल पर्पस के लिए एनियाक। और दुनिया में पूर्ण रूप से निर्मित पहला कंप्यूटर पूछा जाए तो आपको एनियाक ही बताना है। एनियाक ही मोस्टली सही आंसर आपका माना जाता है। डन है। खोज किसने की थी? तो खोज की थी जय प्रेस्पर एकट। और एक नाम और लिखेंगे आप, जॉन मूचली। तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। और इन्हीं के द्वारा, जय प्रेस्पर एकट और जॉन मूचली के द्वारा ही, इन्हीं के द्वारा 1951 में, 1951 में, कब? 1951 में यूनिवैक की खोज हुई। किसकी खोज हुई? यूनिवैक की। और यूनिवैक जो है ये आपका बना पहला कमर्शियल हाँ जी कंप्यूटर, यानी कि वाणिज्यिक तौर पर कमर्शियल के रूप में पहला कंप्यूटर जो प्रयोग में लाया गया वो कौन सा था? तो 1951 में यूनिवैक। बनाया किसके द्वारा गया था? खोज बाबा इन्हीं के द्वारा हुई थी, इन दोनों के द्वारा, जॉन मूचली और जे प्रेस्पर एकट। डन है। तो कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, ये भी सीख के चलें। और साथ ही साथ कई बार, हाँ जी कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो लिखे फुल फॉर्म। ई से हो गया इलेक्ट्रो, शाबाश, इलेक्ट्रो न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, इलेक्ट्रो न्यूमेरिकल। फिर आई से इंटीग्रेटेड फिर ए से आप लिखेंगे क्या भाई? तो इंटीग्रेटेड ए। और सी से हो गया आपका कैलकुलेटर, तो ए से लिख लीजिए एंड, और यहाँ हो गया कैलकुलेटर। डन है। तो इलेक्ट्रो न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ये आपकी फुल फॉर्म हो गई किसकी? एनियाक की। इसे आप ध्यान रखें, सीखे, समझे और आगे बढ़े। शाबाश, जीते। नोट करें इसे, नोट करें। अगला सेक्शन देखें। अब इसमें दो नाम और मैंने लिखवाए थे, आपने एडवेक लिखा था। क्या लिखा था? एडवेक को भी समझा जाए। शाबाश, एडवेक को भी समझा जाए और अगली पीढ़ी की ओर बढ़ा जाए। चलिए आगे भी समझा जाए। शाबाश, होना चाहिए सबसे। अगला जो बनता है वो बनता है एडवेक। जी हाँ, एडवेक जो है ये आपका फुल फॉर्म कैरी करेगा। कैसे? तो एडवेक हुआ ई से इलेक्ट्रॉनिक, शाबाश, इलेक्ट्रॉनिक। डी से डिस्क्रीट, हाँ जी डिस्क्रीट। वी से वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल। ए से ऑटोमेटिक, और सी से हो गया कंप्यूटर।
हाँ जी कंप्यूटर। और ये जो कंप्यूटर हुआ यानी कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हुआ, इसकी बात करें तो इसकी खोज, हाँ जी इसकी खोज 1952 में वॉन न्यूमैन ने, हाँ जी किसने, वॉन न्यूमैन ने की थी। बड़ा नाम हुआ था इनका, हाँ जी बहुत नाम हुआ, वॉन न्यूमैन ने की। और इसमें इन्होंने बाइनरी प्रोग्राम को फीड किया, यानी कि जो डाटा पता है ना, जिसे डेटा भी कहते हैं आप, डेटा और कमांड यानी इंस्ट्रक्शन निर्देशों को बाइनरी के रूप में पहली बार किस कंप्यूटर में भरा गया भाई, किस कंप्यूटर में भरा गया, तो एडवेक में भरा गया। किस में भरा गया, शाबाश, एडवेक में। यानी डाटा और निर्देश इंस्ट्रक्शन को बाइनरी के रूप में स्टोर करके रखा गया, किस में, एडवेक में। तो ये बन गया दुनिया का भाई पहला फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम, हाँ जी प्रोग्राम, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोग्राम कंप्यूटर, प्रोग्राम कंप्यूटर। ये बात समझ में आई या नहीं आई, यानी ऐसा कंप्यूटर जिसमें पहली बार प्रोग्राम को क्या किया गया था भाई, स्टोर किया गया था, स्टोर किया गया था। कौन से रूप में कार्य कर रहा था, तो बाबा बाइनरी में। कौन सी में, बाइनरी में। क्या इससे पहले किसी ने प्रयास नहीं किया होगा, तो बिल्कुल इससे पहले भी प्रयास किया था, हाँ जी इससे पहले प्रयास किया गया था 1936 में। कई बार 38 भी दिखेगा, पजल मत होना। 1936 से 38 में एक कंप्यूटर आया था Z1। कई बार ये दिख जाता है एग्जाम में कि Z1 दुनिया का पहला कंप्यूटर है। अलग अलग राइटर की अलग अलग राय, लेकिन हमें पेपर के हिसाब से चलना है। और पेपर में तो एनियाक आता है बाबा, हमारे में एनियाक याद कर लिया हमने। तो Z1 क्या है, तो Z1 की खोज की थी कोनार्ड ज्यूस ने। किसने की थी भाई, कोनार्ड ज्यूस ने। और इसके अंदर प्रोग्राम डाला गया था, लेकिन वहाँ बाइनरी का नहीं, पंच कार्ड। किस पर आधारित था ये, पंच कार्ड। ये पंच कार्ड है क्या, इसके बारे में पीछे मैंने समझाया था। अरे बाबा एक शीट होती थी जिसमें कुछ ऐसे करके डॉट बने होते थे, और ये डॉट जो है किसी सीक्वेंस, किसी ऑर्डर में होते थे, और इन ऑर्डर के हिसाब से ही वो कंप्यूटर वर्क करता था। जैसे कि मान लो कि मैंने आपको शीट दे दी, उसमें यहाँ छेद है। अब मैं इसमें लाइट मारूंगा तो भैया लाइट तो इस छेद से ही पास होगी, तो बगल वाले में वो एक इंस्ट्रक्शन मिलेगा, संकेत मिलेगा, जहां जहां डॉट होगी वहां से। अब मैं आगे दूसरी शीट में यहाँ के डॉट हटा दूं, यहाँ के डॉट हटा दूं, तो लाइट का पैटर्न बदल जाएगा। यहाँ के डॉट हटा दूं तो अलग पैटर्न आएगा। इस हिसाब से समझ लो पंच कार्ड, हाँ जी जैसे कढ़ाई की मशीन हथकड़ा काम करता था ना, वैसे ही पंच कार्ड काम करता था। तो ये पंच कार्ड पर आधारित था। अरे बाबा पंच कार्ड पर आधारित था, तो ये किस पर था, तो ये था बाइनरी पे आधारित मशीनी लैंग्वेज, हाँ जी। और एक और बात अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाए कि ये जो Z1 है, अगर ये पंच कार्ड पर आधारित था और पहले बन गया, तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भैया फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर दुनिया का कौन सा है भाई, ये बी है, बी कौन सा होगा, तो वहाँ पर आपको नाम बताना है Z1 का। तो जो ये मेन बातें आपको बताई जा रही है ये याद होने चाहिए। दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा हुआ, शाबाश, तो वहाँ पर आपको नाम बताना है Z1। दुनिया का पहला स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया डिजिटल कंप्यूटर कौन सा हो गया, तो भैया हमें पता है कौन सा हो जाएगा, तो वो कोलोसिस हो जाएगा। स्पेशल पूछ रहा है, अच्छा जनरल के लिए कौन सा होगा, तो एनियाक हो जाएगा। डिवाइस पूछे तो ABC हो जाएगा। याद तो है भाई, हमें सब याद है, क्यों नहीं हो रहा। अरे बाबा इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर पूछे, यानी एडवेक के बारे में पूछे, तो वॉन न्यूमैन कौन होगा, वॉन न्यूमैन दुनिया का पहला प्रोग्रामर पूछे, कौन था पहला प्रोग्रामर, तो अगस्टा। लास्ट वीडियो में पढ़ाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मिस ना करें भाई, मिस ना करें, जीते मिस ना करें। चलिए शाबाश, आगे लिखें, देखें इसे, पढ़ें। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जनरेशन को। फर्स्ट जनरेशन में हमने बातें सीख ली, उसमें भाषा में मजीनी भाषा, और बाबा प्रयोग किया जाता था निर्वात ट्यूब का। मेमोरी जो होती थी, मेमोरी होती थी पंच कार्ड पे आधारित। स्पीड होती थी किसमें, तो स्पीड होती थी मिली सेकेंड में। तो चलिए शाबाश, देखा जाए, सीखा जाए आगे
कौन सा सेक्शन? तो सेकंड जनरेशन यानी कि दूसरी पीढ़ी को समझें। अरे बाबा दूसरी पीढ़ी की हमें आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों पढ़े हम दूसरी पीढ़ी? पहली पीढ़ी की कंप्यूटर ही क्यों नहीं चल रही आज तक? तो बाबा विकास नाम की कोई चीज़ होती है, आपकी गली वाला नहीं। अरे बाबा किसी भी क्षेत्र में डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, कुछ नई तकनीक, कुछ नया खोज होता है, तो उसकी आवश्यकता से हम और मॉडर्न होते जाते हैं, विकसित होते जाते हैं, बेहतर होते जाते हैं। तो इसलिए हमें ये पढ़ना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है, क्योंकि दूसरी पीढ़ी में ऐसा क्या हुआ? अरे बाबा दूसरी पीढ़ी में ऐसा क्या हुआ कि ये पूरे के पूरे फर्स्ट जनरेशन के जज्बात बदल दिए भाई। हाँ जी, क्या हो गया ऐसा? तो दूसरी पीढ़ी में दो खोज, हाँ जी दो खोज। एक तो आपने ट्रांजिस्टर सुना हुआ है, लिखवाया मैंने, ट्रांजिस्टर। हाँ जी, ट्रांजिस्टर की खोज किसने की? कमेंट सेक्शन में बताएं, शाबाश। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की? कमेंट सेक्शन में बताएं। 1947 में हुई थी। जल्दी से बताएं और मुझे बताएं कि ये जो भाषा है अभी हमने सीखी कि भैया प्रोग्राम बना रहे, जेडवेन बना दिया जेडवेन, एडवेक बना दिया, प्रोग्राम में चल रहा है सब कुछ। तो प्रोग्राम लिखना क्या इतना आसान होता है क्या? तो नहीं भाई, प्रोग्राम लिखना तो इतना आसान नहीं होता। अगर आसान होता तो हर कोई लिख देता। अरे बाबा पैसेज थोड़ा लिखना है आपको, निबंध थोड़ा बनाना है कि कुछ भी लिख दो। बाबा उसके अंदर एक सीक्वेंस, एक पैटर्न का यूज़ होता है। तो पहले जो है 1952 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। 1952 से पहले कंप्यूटर जो है वो 0101010101 के हिसाब से चलता था। आज भी इसी से चलता है। अरे बाबा सीधी भाषा में बोलूँ तो कंप्यूटर जो है हमारी यही भाषा समझता है। इसको कहते हैं मशीनी भाषा। ये कौन सी भाषा हो गई? तो मशीनी भाषा समझता है हमारा कंप्यूटर, मशीनी भाषा समझता है। अब मशीनी भाषा में आप कमांड तो लिख नहीं रहे, आप कमांड अपने हिसाब से एडजस्ट करके बढ़िया तरीके से अरेंज करोगे तो भैया भाषा में हो गया विकास। तो पहली भाषा जब विकसित हुई तो एक भाषा बनी जिसे असेंबली भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा? असेंबली भाषा। फिर से बोले भाई कौन सी भाषा? असेंबली भाषा। और आज की जो भाषा चल रही है उसको हाई लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाई लेवल। हाँ जी, हाई लेवल। जैसे कि कोबोल सीख लिया, अरे बाबा C++ सीख रहे हो, ये सब क्या है? कंप्यूटर की लैंग्वेज है, हाई लैंग्वेज में आती है, हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। हाँ जी, हाई लेवल में आती है। अब कंप्यूटर तो समझता है 01 प्रोग्राम बन रहे हैं इन सब में। अरे कोई भी बच्चा शुरू से ही आते ही बोलना थोड़ा सीख जाता है। अरे बाबा कोई भी पेट से सीख के नहीं आया, सबको मेहनत करनी है। जो सटीक और सही तरीके से मेहनत करेगा वो जीतेगा। तो इसी हिसाब से आपको विकसित होते रहना है। पहले आई असेंबली भाषा, पहले मशीनी भाषा, फिर असेंबली भाषा, फिर हाई लेवल भाषा आई। अब कंप्यूटर समझता है 0101 और कोई भी आते ही तो सीखेगा नहीं। तो यहाँ पर हुआ क्या कि हमने अपनी कोडिंग को सुविधाजनक आसान बनाने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया। फिर हम शिफ्ट हो गए किस पर? हाई लेवल पर। यानी कि आपने बोलना जब सीखा होगा तो पहले टूटी फूटी बोलते थे, तो भैया टूटी फूटी आपकी नॉर्मल भाषा हो गई। आज कैसी भाषा बोलते हो? तो आज एकदम उच्च स्तरीय भाषा बोलते हो। ऐसी बोलते हो कि भैया सबको समझ में आ जाए, बेहतर, हाँ जी बेहतर तरीके से बोलते हो, तो भैया हाई लेवल हो गई। इससे पहले मिड लेवल थी, उससे पहले सीख रहे थे यानी मशीनी भाषा थी। तो प्रोग्राम जो बनते हैं वो असेंबली या फिर हाई लेवल भाषा पे बनते हैं। और कंप्यूटर समझता है 010101 यानी कि असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलना है, हाई लेवल भाषा को मशीनी भाषा में बदलना है। तो ये जब भाषाएं बदली जाएंगी, जो हमने अपनी सुविधा के हिसाब से अरेंज करके प्रोग्राम बनाया है इन भाषा में, इनको हमारी कंप्यूटर को समझना होगा। तो बीच में एक यंत्र लगाना पड़ेगा। असेंबली भाषा के लिए लगाना पड़ेगा असेंबलर। क्या लगाना पड़ेगा भाई? असेंबलर। और हाई लेवल भाषा के लिए लगाना पड़ेगा कंपाइलर। क्या लगाना पड़ेगा? कंपाइलर। यानी कि हाई लेवल की कोई भाषा अगर प्रोग्राम हाई लेवल की लैंग्वेज में लिखा जा रहा है तो बीच में एक कंपाइलर होता है। अरे बाबा बीच में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इन दोनों के बीच में समन्वय बिठाएगा, बातचीत को समझाएगा। मान लो आप चाइना में चले गए, क्या लैंग्वेज समझ में आएगी? नहीं। तो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो दोनों के बीच में बातचीत को एक दूसरे से
से समझाएगा वहाँ पर लैंग्वेज को समझने वाला एक व्यक्ति रखोगे ना। सेम वैसे ही हाई लेवल की भाषा में अगर मैंने प्रोग्राम लिख दिया तो मशीनी भाषा में जाने के लिए कंपाइलर, और असेंबली भाषा में लिख दिया तो असेंबलर की आवश्यकता होती है। अब समझ क्या रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से समझे। पहले जो है मशीनी भाषा का प्रयोग होता था, फिर प्रोग्राम लिखने में धीरे धीरे दिक्कतें आई, हमने लैंग्वेज चेंज किया, अपनी सुविधा के अनुसार चेंज किया, तो हम इन भाषाओं का प्रयोग हो गया। कंप्यूटर इन भाषाओं को समझता नहीं है, तो बीच में हमने एक यूनिट लगा दी असेंबलर की, कंपाइलर की, और इस हिसाब से ये इसको चेंज कर देता है किसमें, मशीनी भाषा में। कंप्यूटर समझ जाता है। तो किसी ना किसी ने तो सबसे पहले असेंबली भाषा की खोज की थी, तो 1952 में, हाँ जी, किसने, 1952 में। नाम ध्यान रखें, असेंबली भाषा को सीखना है तो डॉक्टर, हाँ जी, डॉक्टर ग्रेस हॉपर, क्या नाम ध्यान रखेंगे, डॉक्टर ग्रेस हॉपर। डॉक्टर ग्रेस हॉपर ने कौन सी भाषा की खोज की थी, तो असेंबली भाषा की खोज की थी, जिससे प्रोग्राम लिखना आसान हुआ, और कहीं ना कहीं प्रोग्राम लिखना आसान हुआ तो हम दूसरी पीढ़ी में अच्छे से काम कर सके, कंप्यूटर हमारा विकसित हुआ। और सबसे बड़ी खोज तो बाबा ये है, 1947 में आविष्कार हुआ विलियम शॉकले द्वारा। 3 नाम मैंने आपको लिखवाए थे, विलियम शॉकले, बाइडेन और ब्रेटन। विलियम शॉकले, बाइडेन और ब्रेटन, जिसमें सबसे ज़्यादा नाम जो आपको दिखेगा विलियम शॉकले का। विलियम शॉकले ने 1947 में बनाया ट्रांजिस्टर। क्या बनाया भाई, तो ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर जब बनाया इन्होंने तो एक तरह से समझ लो कि क्रांति ही हो गई, क्रांति ही हो गई, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब की जगह दूसरी पीढ़ी में हमने ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया। और एक ट्रांजिस्टर कहीं ना कहीं 40 निर्वात ट्यूब का काम संभाल लेता था, ऐसे समझो। यानी कि आपने 40 बल्ब लगा रखे हैं कहीं, सोचो कितनी जगह ले रहा है वो बल्ब, कितना हीट लेगा वो बल्ब लेगा ना हीट, और इसकी जगह एक ट्रांजिस्टर लगाना है। अरे बाबा, इस बोर्ड पे 40 बल्ब लगा दूं और एक बल्ब लगा दूं, कौन ज़्यादा जगह लेगा, तो बाबा जगह 40 बल्ब ज़्यादा लेंगे, तो 40 बल्ब अगर ज़्यादा जगह लेंगे और एक बल्ब उसका काम कर दे तो भैया मज़ा ही ना आ जाए, जगह कम हो जाएगी। अरे बाबा, जगह कम हो जाएगी तो दूसरी पीढ़ी में जो चेंज हुआ, इन विकास से, इन खोज से जो चेंज हुआ वो ये हुआ कि कंप्यूटर पहले से छोटे हो गए, लेकिन अभी भी इतने छोटे नहीं कि आप हाथ पे चला रहे हो, अभी भी बड़े हैं आज के मुकाबले, लेकिन उसके मुकाबले प्रथम पीढ़ी के हिसाब से क्या हो गए, छोटे हो गए। तो याद रखें, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में चेंज करने के लिए कंपाइलर, और असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करने के लिए असेंबलर की खोज होती है। और असेंबली भाषा की खोज किसने की थी, डॉक्टर ग्रेस हॉपर ने। किसने, ग्रेस हॉपर ने। और ये सब हमने अपनी सुविधा के हिसाब से अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया हुआ है। कंप्यूटर एक ही भाषा समझता है, वो है मशीनी। कौन सी, मशीनी। डन है। अब दूसरी पीढ़ी में अब आपको सारी बातें समझ में आने लगेगी। क्यों आने लगेगी, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है कि भैया दूसरी पीढ़ी में भाषा कौन सी यूज़ की गई, तो आपने पढ़ लिया असेंबली भाषा। कौन सी भाषा यूज़ की गई, असेंबली भाषा। ओहो हो, दूसरी पीढ़ी में प्रयोग किसका किया गया, तो दूसरी पीढ़ी में प्रयोग हुआ ट्रांजिस्टर का। किसका प्रयोग हुआ, ट्रांजिस्टर का। ओहो, दूसरी पीढ़ी में क्या विशेषता आ गई, विशेषता क्या आई भाई बताएं, तो विशेषता इसकी ये हुई, गुण इसके ये हुए कि ये पहले से आकार में क्या हो गए, छोटे हो गए। क्या हो गए, आकार में छोटे। और यहाँ पर मेमोरी आकार में क्या हो गए, छोटे। मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता, मेमोरी और इनकी प्रोसेसिंग जो है आकार में पहले से छोटे हो गए। मेमोरी और प्रोसेसिंग जो है पहले से क्या हो गई, तेज हो गई, वृद्धि हो गई, बढ़ गई। डन है। किसकी वजह से बढ़ गई, किसकी वजह से बढ़ गई, ट्रांजिस्टर की वजह से। इसलिए दूसरी पीढ़ी का जो श्रेय जाता है वो जाता है विलियम शॉकले को। तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि दूसरी पीढ़ी का भैया श्रेय किसको दिया जाए, तो विलियम शॉकले को। बात हुई मेमोरी और प्रोसेसिंग की, तो भैया मेमोरी और प्रोसेसिंग तेज हो गई। मेमोरी कौन सी यूज़ हो रही है, मेमोरी कौन सी यूज़ हो रही है, तो मेमोरी में अब पंच कार्ड नहीं लग रहे, चुंबकीय टेप की आवश्यकता होने लग गई। किसकी भाई जरूरत होने लग गई, चुंबकीय टेप की। तो भाषा हो गई असेंबली भाषा, प्रयोग हो गया ट्रांजिस्टर का। गुण मेमोरी और प्रोसेसिंग क्या हो गई, तेज। मेमोरी में किसका यूज करने लग गए, चुंबकीय टेप का। और स्पीड, गति पूछी जाए तो गति तेज हुई ना, गति तेज हुई तो यहाँ लिख लो, गति अगर तेज हुई तो भैया माइक्रो, वहाँ पर मिली सेकेंड था, यहाँ क्या बन गया, माइक्रो सेकेंड। क्या बन गया भाई, माइक्रो सेकेंड स्पीड हो गई इसकी भाई, गजब।
समय की बात करें तो समय लास्ट वाला जो खत्म हुआ था 1942 से 56 में, तो ये आपका 56-55, कई बार 55 दिखेगा कई बार 56 दिखेगा, तो 64 तक। कब तक? तो 1964 तक। तो पजल नहीं होना, दूसरी पीढ़ी की ये हमने कुछ बातें पढ़ी। हाँ जी, इनके डीमेरिट की भी बात कर लीजिए, अवगुण की भी बात कर लीजिए। तो अब ये कहीं ना कहीं तेज तो हो गए थे, लेकिन बिजली की खपत बाबा अभी भी इनकी क्या थी? बहुत थी। बिजली की खपत इनकी क्या थी? अभी भी बहुत थी। और ये हीट, हाँ जी, ऊष्मा, हीट अधिक देते थे। अरे बाबा गर्मी बहुत देते थे, गर्मी, हीट बहुत प्रोड्यूस करते थे। और हीट बहुत प्रोड्यूस करने के कारण, अधिक होने के कारण, हीट बहुत प्रोड्यूस यानी अधिक होने के कारण इसमें हमें कुछ यंत्रों को ठीक से चलाने के लिए भैया एसी, यानी कि एसी, ठंडा माहौल जो है वो ठंडा रखना पड़ता था, कूल रखना पड़ता था। ये बातें आपको समझनी होगी। ओके, तो एक बार इसे भी नोट करें, शाबाश, करें तो नोट, देखें। हाँ, इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए और फिर नोट करें। एग्जाम्पल में 3 नाम आपको जरूर याद रखने हैं। एक तो IBM 401, हाँ जी, क्या याद रखेंगे? IBM 401, एक PDP-8, ये ध्यान रखें। अच्छा, साथ ही साथ CDC नहीं, CDS 3600, ये ध्यान रखें। नाम तो और भी हैं, RCA 501 हो गया। ओहो, आपने यूनिवैक पढ़ा था, यूनिवैक भी इसमें आ जाता है, लेकिन कौन सा? तो यूनिवैक आपका आएगा 1107। कौन सा आ जाएगा? 1107। 3 नाम आपको जरूर याद रखने, ये IBM 401, PDP-8, CDS 3600, ये नाम आपको जरूर ध्यान रखने हैं। डन होना चाहिए, शाबाश, नोट करें। आगे बढ़ें तीसरी पीढ़ी की ओर। तीसरी पीढ़ी में ऐसा क्या हुआ, किसकी खोज हुई कि हमें तीसरी पीढ़ी की आवश्यकता पड़ी। चलिए इसे लिखें, नोट करें, शाबाश। चलिए शाबाश, देखा जाए आगे क्या था भाई, शाबाश। अब हमें पढ़ना है तीसरी पीढ़ी की ओर, और हमें तीसरी पीढ़ी की आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों पड़ गई तीसरी पीढ़ी की आवश्यकता जी? तो तीसरी पीढ़ी की आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन, हाँ जी, बहुत ही बेहतरीन खोज हुई, जो कि हुई किसके द्वारा? तो J.S. किल्बी के द्वारा। किसके द्वारा? J.S. किल्बी जो है ये अर्धचालक के ऊपर काम कर रहे थे। किसके ऊपर? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर के ऊपर। और सेमीकंडक्टर को, अर्धचालक को आईसी सुना है ना? हाँ जी, आईसी बनाते समय ध्यान से समझे, आईसी का फुल फॉर्म हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी बनाते समय अर्धचालक के ऊपर इन्होंने बहुत सारे ट्रांजिस्टर एक बेहतर तरीके से कॉम्बिनेशन, बढ़िया तरीके से काम करने के लिए फिट कर दिया, और इन्होंने खोज कर दी आईसी की। यानी कि जब बहुत सारे ट्रांजिस्टर अर्धचालक के साथ एक संयोजन में लगा दिए जाते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? हाँ जी, आईसी कहा जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है, जिसकी खोज किसने की थी? J.S. किल्बी ने। किसने की? तो J.S. किल्बी ने खोज की। ओके है, और J.S. किल्बी को ही थर्ड जनरेशन के लिए, अरे बाबा, थर्ड जनरेशन का क्या दिया जाता है? श्रेय दिया जाता है। किसको? J.S. किल्बी को। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण हमारी हीट प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ठीक हो गई, ओह, कार्य करने की गति तेज हो गई, और कंप्यूटर अब इतने छोटे होने लग गए कि हम उन्हें पार्ट्स के रूप में घर पहुंचाने लग गए। और भाषा की बात करें तो भाषा में, हाँ जी, हमने सीखा 010101 का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा? मशीनी भाषा। और अगर हम अल्फ़ाबेट ABCD का प्रयोग कर रहे हैं तो ये कौन सी भाषा? असेंबली भाषा। और अगर हम ABCD के साथ साइन सिंबल का भी प्रयोग कर रहे हैं तो ये कौन सी भाषा? तो ये हाई लैंग्वेज भाषा हो गई। तो मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग
पहले ही बार किया तो फर्स्ट जनरेशन, दूसरे में आए असेंबली भाषा सेकंड जनरेशन, थर्ड में आए तो हाई लेवल भाषा आ गई तो थर्ड जनरेशन। ये भी आपको समझना होगा। आपको 3 चीज़ें तो पढ़नी है कि भैया प्रयोग किसका कर रहे हैं और लैंग्वेज कौन सी है। इसी में पेपर में क्वेश्चन घुमाता है, डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। अरे बाबा शुरुआती तौर पे मशीनी लैंग्वेज, प्रोग्राम को आसान तरीके से लिखने के लिए, आसान बनाने के लिए असेंबल, हाँ जी, यानी कि असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज अब आने लग गई है। और इसको मैंने ऐसे भी बताया कि भैया कंपाइलर किसके लिए, हाई लेवल के लिए, और असेंबलर किसके लिए, तो असेंबली के लिए। इन सब बातों को समझकर विकसित होगा कंप्यूटर और लाएगा कौन सा जनरेशन, तो तीसरा जनरेशन यानी तृतीय पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी को लेकर आएगा। तीसरी पीढ़ी की बात करें तो इसका समय 1964 से, जी हाँ 1964 से 1971। भाषा बता दी मैंने, भाषा ओहो अब तो आपका गलत हो ही नहीं सकता, पढ़ लिया तो। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, भाषा कौन सी हो गई, तो भाषा हो गई आपकी हाई लेवल। हाई लेवल जैसे कि आपको बोल हो गया, आपका डन है, ओह पास्कल लिख सकते हो। क्या और भी पढ़ें, तो ये सब आगे पढ़ेंगे, अभी एग्जाम्पल के लिए इतना बहुत है। अगर आपसे पूछे कोबोल क्या है, तो हाई लेवल लैंग्वेज है प्रोग्राम लिखने के लिए। जी हाँ, प्रोग्राम लिखने के लिए। आगे देखें तो इसके अंदर प्रयोग किसका करेंगे, तो भैया इसका श्रेय किसको दिया था, JSKLV को, तो भैया IC का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, शाबाश, IC का प्रयोग करेंगे। और इसी में अगर आपसे पूछे, जी हाँ इसी में पूछे कि मेमोरी काय की लगा दी, भाई काय की मेमोरी लगा दी इसमें, तो मेमोरी लगा दी किसकी, तो भैया चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क की, हाँ जी चुंबकीय डिस्क की मेमोरी लगा दी। और मेमोरी से स्पीड का पूछे, गति पूछे, तो गति याद होनी चाहिए सबसे पहले मिली, फिर माइक्रो, अब हम बढ़ गए किसकी तरफ, तो नैनो की तरफ, नैनो सेकंड। क्या आंसर आ गया भाई, नैनो सेकंड। डन है, हाँ जी। इसके गुण की बात करें, गुण क्या हो गए, तो भैया आकार में छोटे होते जा रहे हैं, स्पीड तेज होती जा रही है, रटा रटाया चल रहा है जी, रटा रटाया चल रहा है। गति, प्रोसेसिंग की जो गति है वो क्या हो गई, प्रोसेसिंग की गति तेज हो गई। ओके है, प्रोसेसिंग की स्पीड जो है वो क्या हो गई, तेज हो गई। और एक और चीज़ मैंने आपको बोला था कि अब सामान जो है वो टुकड़ों में बिक रहा है, यानी कि कीबोर्ड और माउस का, माउस तो नहीं बोल रहे, मॉनिटर जरूर लिखिएगा, लेकिन कीबोर्ड और मॉनिटर के सेक्शन बना बनाकर इस कंप्यूटर को अब बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है। क्या बनाकर, कीबोर्ड और मॉनिटर को बनाकर। हाँ जी, एक चीज़ और, एग्जाम्पल बता दीजिए जी, एग्जाम्पल बता दीजिए। तो एग्जाम्पल में लिखेंगे IBM 360, IBM 360। और क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे इसमें ICL 9000। हाँ जी, एक और लिखे यूनिवैक 9000, PDP भी लिखे, PDP भी लिखे, PDP 11, PDP 11। एक हनी बेल भी लिखिएगा, और बैरोज, हनी बेल और बैरोज, ये आपसे नाम पूछे गए हैं। तो IBM 360, यूनिवैक 9000, PDP 11, हनीबेल और बैरोज, ये किसके एग्जाम्पल हुए, ये पूछे जा सकते हैं। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के एग्जाम्पल हुए, जिसके अंदर IC का प्रयोग किया जा रहा है, हाई लेवल है और प्रोग्राम में हाई लेवल है। तो भैया मशीनी, असेंबली और हाई लेवल के बारे में हमने बता दिया। सब चीज़ें बेहतर से सीख के चले हैं। आगे चौथी और पांचवी पीढ़ी जो है, अब IC, आज भी IC का ही प्रयोग होता है, लेकिन आज हमने संख्या इतनी बढ़ा दी है ना कि जनरेशन एक और तैयार हो गया। अरे भाई एक क्या, आगे की जनरेशन भी इसी पे डिपेंड हो रही है। अब तो जितनी ज़्यादा IC होगी, आपकी PC यानी कंप्यूटर, यानी कि जो आपके पास यंत्र है, वो उतना ज़्यादा तेज प्रोसेसिंग करेगा, उतना बेहतर कार्य करेगा। तो आगे जो हम वर्ग बनाएंगे, चौथा और पांचवा, उसमें IC की संख्या पर निर्भर करता है कि वो कितना यूज़ कर रहा है, कौन सी पीढ़ी का है। डन, ओके है। अब ये चीज़ हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।